कि 11 साल बाद भारत को भारत का विपक्ष मिल गया, नरेंद्र मोदी का विपक्ष मिल गया। ये मैं क्यों कह रहा हूं, अब जरा इसको समझने की जरूरत है, गौर से इस बात को समझिए। 26 मई 2025 को नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर 11 साल पूरे कर लिए। 11 साल एक लंबा अरसा होता है, लेकिन 26 मई को ही या फिर इसके आसपास कह सकते हैं एक और बड़ी घटना घटी। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के पद पर अपने 11 साल पूरे किए, तो 11 साल बाद भारत को आखिरकार विपक्ष मिल ही गया। जी हां, 11 साल बाद भारत को भारत का विपक्ष मिल गया। आप ये सुनकर थोड़ा चौंक जरूर गए होंगे, क्योंकि आपको लगता है कि 11 साल तक भारत में क्या विपक्ष नहीं था। आप कहेंगे आखिर राहुल गांधी इतने समय से विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे इतने समय तक विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हैं, और उसके पहले अधीर रंजन चौधरी देखें या बाकी तमाम नेताओं को देखें, चाहे अखिलेश यादव हों या फिर तेजस्वी यादव, ये तमाम लोग जो हैं भारत में विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। तो फिर मैं ऐसा कैसे कह रहा हूं कि 11 साल बाद भारत को भारत का विपक्ष मिल गया, नरेंद्र मोदी का विपक्ष मिल गया। ये मैं क्यों कह रहा हूं, अब जरा इसको समझने की जरूरत है, गौर से इस बात को समझिए। देखिए, पिछले 11 सालों से जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब से भारत में विपक्ष नहीं था। यानी विपक्ष नाम का तो था, लेकिन विपक्ष काम का नहीं था। अब आप ये कहेंगे कि ये क्या गुत्थी है कि विपक्ष नाम का था, काम का नहीं था। देखिए, तकनीकी आधार पर अगर आप बात करेंगे, अगर मैं सिर्फ टेक्निकल आधार पर बात करूं, तो दरअसल भारत में विपक्ष इसलिए नहीं था, आप कहेंगे 2024 से पहले, क्योंकि विपक्षी दल का तमगा किसी को नहीं मिला था। क्योंकि विपक्षी दल होने के लिए जो आपको संख्या बल चाहिए था, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं था, कांग्रेस के पास में नहीं था, सबसे बड़ी जो पार्टी थी। लेकिन अब 2024 के बाद जो है, 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस आधिकारिक रूप से विपक्ष की पार्टी हो चुकी है, विपक्षी दल हो चुकी है, और राहुल गांधी विपक्षी नेता हो चुके हैं। तो टेक्निकल आधार पर तो आप कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव के बाद भारत को विपक्ष मिल गया, टेक्निकल आधार पर। लेकिन मैं टेक्निकल आधार पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दरअसल भारत में अब से पहले, ये मई 2025 से पहले भारत में जो विपक्ष था वो था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि भारत में विपक्ष के लिए क्या भूमिका होती है, अब आप खुद सोचिए। भारत में विपक्ष जो है उसकी भूमिका क्या है? जाहिर सी बात है, सरकार की आलोचना करना, सरकार के सामने सवाल खड़े करना, सरकार को जो है तमाम मुद्दों पर घेरना, ये विपक्ष की भूमिका है। इस नाते अगर आप कहेंगे तो चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या तेजस्वी यादव हो, या ममता बनर्जी हो, या फिर जो है अखिलेश यादव हो, ये सब जो हैं नरेंद्र मोदी को घेर रहे थे। इतना घेर रहे थे कि इतना घेर रहे थे कि कई मुद्दों पर इन्होंने सरकार को बैकफुट पर भी धकेल दिया। जिस तरह से नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होने दिया, जिस तरह से जो है कृषि कानूनों को लेकर के जो है सरकार को रोल बैक करना पड़ा। तो ये सब चीजें थी जिसमें लग रहा था कि भारत में विपक्ष पावरफुल है। लेकिन सवाल है कि ये जो विपक्ष था ना, जो सरकार को रोल बैक करने के लिए मजबूर कर रहा था, सरकार को हर सवाल पर जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, ये वो विपक्ष नहीं है जो भारत के लोग चाहते हैं। भारत के लोग ये चाहते हैं कि भारत में एक जो विपक्ष है वो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाए। अब जिम्मेदार विपक्ष क्या होता है? जिम्मेदार विपक्ष वो होता है जो सरकार से सवाल तो करे, लेकिन देश के मसलों पर, देश के मुद्दों पर वो सरकार के साथ खड़ा नजर आए। जब कभी भी सामने कोई दुश्मन हो, दुश्मन देश हो या फिर कोई दुश्मन सामने खड़ा हो, तब फिर जो है विपक्ष सरकार के साथ खड़ा नजर आए, और विपक्ष और सरकार जो है वो कुल मिलाकर एक भारत दिखे। ये लोगों की भारत में सोच है। और अगर इससे पहले मैं कहूं, जब से बीजेपी शासन में आई, नरेंद्र मोदी शासन में आए, उसके पहले अगर आप जाएंगे तो भारत में बीजेपी ने लंबे समय तक विपक्ष की भूमिका निभाई। पहले बीजेपी और उसके पहले जनता दल, जनता पार्टी जैसी तमाम पार्टियां थी जो विपक्ष की भूमिका में रही। अब इसमें जो है बीजेपी सबसे एक बड़ी पार्टी, आज जो सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसने भारत में लंबे समय तक विपक्ष की भूमिका निभाई। अगर आप बीजेपी की विपक्ष की भूमिका को देखेंगे तो बीजेपी ने सरकार को हमेशा घेरने की कोशिश की, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब कभी भी पाकिस्तान की बात आती थी, आतंकवाद की बात आती थी, नक्सलवाद की बात आती थी, भारत के खिलाफ चीन की बात आती थी, तब ये जो बीजेपी के रूप में जो विपक्ष था, या बीजेपी के अलावा और भी छोटी छोटी पार्टियां थी,
वो हमेशा सरकार के साथ खड़ी हुई। और लोग जो हैं विपक्ष को इसी रूप में देखना चाहते हैं कि घर के अंदर जो है आप सरकार से तमाम सवाल पूछो, सरकार के सामने तमाम सवाल खड़े करो, लेकिन जब दुश्मन बाहर से आए तब आप सरकार के साथ खड़े हो जाओ और एक और एक 11 बन जाओ। ये देश के लोगों की आम भावना है। लेकिन दुर्भाग्य से बीते 11 सालों में भारत के पास क्या विपक्ष था? भारत ने जब आतंकवाद से लड़ाई करी, भारत ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की, सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की, तब क्या हुआ? विपक्ष ने क्या कहा? सेना से सबूत मांगे। जब कभी भी भारत को आगे बढ़ाने की बात आई, भारत की आर्थिक नीतियों की बात आई, विपक्ष ने क्या कहा? विपक्ष ने कहा नहीं, भारत की आर्थिक नीति खराब है, भारत डूबने वाला है। जब कभी भी भारत ने अपने अपने स्वदेशी हथियार डेवलप करने की कोशिश की, तब विपक्ष ने क्या कहा? विपक्ष ने कहा ये क्या कर रहे हो, डीआरडीओ को बंद कर दो, ये फालतू की चीज है, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, राफेल खरीदने की बात है, राफेल क्यों खरीद रहे हो। तो भारत में जो विपक्ष था ना, तो मैंने जो कहा कि वो सिर्फ नाम का था, काम का नहीं था। और ये विपक्ष होते हुए भी ये नहीं था। और इसलिए जो है ये विपक्ष जो है लगातार नरेंद्र मोदी के सामने टिक नहीं पा रहा था, चाहे चुनाव की बात हो या और सभी बात हो, क्योंकि देश की जनता, भारत की जनता विपक्ष को इस रूप में कतई पसंद नहीं करती कि वो देश के दुश्मनों के साथ खड़े नजर आए। देश के लिए नहीं बल्कि देश के खिलाफ काम करे। आपके घरेलू मतभेद कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर आपको सरकार के साथ खड़े होते दिखना चाहिए। विपक्ष की भूमिका यही है। याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी किस तरह से वो दुनिया में जाते थे और भारत के लिए, इंदिरा गांधी के लिए उन्होंने जो है एक तरह से इंदिरा गांधी की तारीफ करी, उस समय की सरकार की तारीफ करी। वो जाकर के यूएन में जाते थे, कश्मीर के मुद्दे पर भारत को रिप्रेजेंट करते थे, विपक्ष के नेता होने के बावजूद। लोगों को इसलिए अटल जी बहुत पसंद थे। आडवाणी जी कभी भी लक्ष्मण रेखा नहीं लांघते थे, कभी भी सरकार के सामने इस तरह के सवाल नहीं खड़े करते थे कि सरकार के सामने सुरक्षा से जुड़ी चीजों पर। लेकिन भारत में पिछले समय से विपक्ष क्या कर रहा था? चीन का समय हो तब भी आप देख लीजिए, राहुल गांधी ने कह दिया भारत के सैनिक पिट रहे हैं। डोकलाम के समय विपक्ष ने क्या कहा कि चीन वाले आए और भारत को पीट के चले गए। तो इस तरह की जो तमाम चीजें थी, भारत में विपक्ष जो है, विपक्ष की भूमिका जो भारत के लोगों के हिसाब से, भारत के जनमानस के अनुकूल हो, वो विपक्ष वो भूमिका नहीं निभा रहा था। लेकिन अब जो है, जब मैं कह रहा हूं भारत को विपक्ष मिल गया, तो वो कहां मिला? वो दरअसल मिला उस प्रतिनिधि मंडल में, जो प्रतिनिधि मंडल इस वक्त जो है वो दुनिया भर का दौरा कर रहा है। दरअसल ये जो पहलगाम आतंकी हमला था और उसके बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक बहुत शानदार उन्होंने कदम उठाया। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए, जो आतंकी देश पाकिस्तान है उसको जो है बेनकाब करने के लिए सरकार ने तय किया, नरेंद्र मोदी ने तय किया कि भाई भारत का जो है ऑल पार्टी डेलीगेशन जो है वो अलग अलग देशों में जाएगा और वहां पर पाकिस्तान को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर वो दुनिया को बताएगा कि भारत का स्टैंड क्या है, भारत का रुख क्या है। अब ये जो लोग गए, इनमें 7 समूह है जो 33 देशों की यात्रा कर रहे हैं और इसमें भी जो 33 देश जो चुने गए वो अलग अलग देश, अलग अलग डेलीगेशन जा रहा है। और ये करीब करीब ये जो है 23 मई से शुरू हुआ और ये 3 जून तक ये पूरा का पूरा डेलीगेशन अलग अलग देशों में जाकर भारत की बात रख रहा है, पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। अब देखिए इसमें जो है इसको लेकर शुरू में कुछ विवाद हुए थे, नामों को लेकर ऐतराज हुए थे, जो बड़े ही जो मैं फिर कह रहा हूं, विपक्ष ने जिन नामों को लेकर ऐतराज उठाया वो बड़े ही मतलब कह सकते हैं कि विपक्ष ने फिर एक बार छोटे मन का परिचय दिया था। शशि थरूर जैसा व्यक्ति जो है, जो भारत का प्रतिनिधित्व जो है कर चुका हो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, और ऐसे व्यक्ति के नाम को लेकर कांग्रेस ने जिस तरह से अनावश्यक रूप से विवाद पैदा करने की कोशिश की, वो एक अनावश्यक विवाद था। इसी तरह से जो है कुछ और छोटे मोटे विवाद हुए, लेकिन बहरहाल इन तमाम विवादों के बाद ये प्रतिनिधिमंडल जो जिसमें विपक्ष के नेता हैं, सरकार के लोग हैं, ये दुनिया भर के देशों में जिस तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है, जिस तरह से भारत का पक्ष रख रहा है, इसलिए मैंने कहा कि भारत को भारत का विपक्ष मिल गया है। भारत के जनमानस के अनुरूप भारत को भारत का विपक्ष मिल गया, नरेंद्र मोदी का विपक्ष मिल गया। नरेंद्र मोदी का विपक्ष में कह रहा हूं देश में, भारत के बाहर नहीं। भारत के बाहर तो ये सब एक है और ये बहुत अच्छा मैसेज है। लेकिन अब देखिए है क्या, अब इसमें जो लोग गए, इसमें आप देखिए, अगर मुझे नाम भी लेना हो तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से वो भारत में रहकर नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना करते हैं, लेकिन विदेशों में जाकर जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जो बोल रहे हैं, पाकिस्तान को उन्होंने बाकायदा जो है जोकर तक बोल दिया उन्होंने। और असदुद्दीन ओवैसी जिन देशों में जा रहे हैं वो मुस्लिम देशों में जा रहे हैं और वहां उन्होंने यहां तक कह दिया कि भाई
पाकिस्तान, टर्की जो है पाकिस्तान की मदद कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है। तो टर्की और दुनिया को समझना चाहिए कि पाकिस्तान से ज्यादा जो मुसलमान है वो भारत में है, और भारत के मुसलमान जो है पाकिस्तान के मुसलमानों से ज्यादा जो है वो ईमानदार मुसलमान है, और ज्यादा वतन परस्ती और ज्यादा जो है अल्लाह को मानने वाले जो है असली मुसलमान, इस तरह से उन्होंने कहने की कोशिश की। तो असदुद्दीन ओवैसी, और फिर उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह से बेनकाब किया कि ये तो जोकर हैं, ये लोग जोकर हैं, पाकिस्तान किस तरह से आतंकवाद को एक नीति बना रहा है। उन्होंने बाकायदा इस्लामी देशों से ये कहा कि FATF में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लाने के लिए हमारी मदद कीजिए। तो बहुत शानदार तरीके से असदुद्दीन ओवैसी इस पूरे दुनिया भर के मंचों पर अपनी बात रख रहे हैं, और यही विपक्ष की भूमिका है जो इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो कुछ कर रहे हैं उसके चलते वो दुनिया नहीं बल्कि भारत में भी अपने विरोधियों का दिल जीत रहे हैं। मैं देख रहा हूं बीजेपी के और असदुद्दीन ओवैसी के जो विरोधी हैं वो भी उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इसी तरह से प्रियंका चतुर्वेदी जो शिवसेना UBT की नेता है, बहुत भारत में रहती हैं, तो नरेंद्र मोदी को लेकर, मोदी सरकार को लेकर बहुत तीखा बोलती हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से भारत का पक्ष रखा, फ्रांस में जाके जिस तरह से रखा, धर्म की बात की, धर्म और अधर्म की बात की, भगवान श्री कृष्ण की बात की, राम की बात की, बुद्धा की बात की, बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से प्रियंका चतुर्वेदी ने अपनी बात रखी। और शशि थरूर तो खैर मास्टर है, जीनियस है। उन्होंने तो दुनिया के मंच पे जाके ये बोला कि मैं भारत सरकार के लिए काम नहीं करता, मैं विपक्ष में हूं, लेकिन ये कह के उन्होंने जिस तरह से भारत का पक्ष रखा, बहुत शानदार तरीके से, जितनी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसी तरह से एक और नाम है अभिषेक बैनर्जी, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं। अब उनको लेकर भी पश्चिम बंगाल में जिस तरह की टसल होती है, जिस तरह से अभिषेक बैनर्जी को लेकर के करप्शन के बीजेपी आरोप लगाती है, लेकिन उन सब चीजों को पीछे छोड़कर अभिषेक बैनर्जी जिस तरह से दुनिया में भारत का पक्ष रख रहे हैं, उसके लिए इन नेताओं की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब यही विपक्ष की असली भूमिका है कि भारत के बाहर की ताकतों के सामने आप 1+1 यानी कि 11 दिखो, 1 और 1 11 दिखो, भारत की ताकत दिखो, भारत की कमजोरी मत बनो। और ये जो विपक्ष है, जो आज जो विपक्ष आपको दिख रहा है, जो असदुद्दीन ओवैसी, प्रियंका चतुर्वेदी के रूप में, या फिर कनिमोई के रूप में, या अभिषेक बैनर्जी के रूप में, शशि थरूर के रूप में, ये जो है भारत का असली विपक्ष है। लेकिन इस बात को भी समझना बड़ा जरूरी है, जैसा मैंने कहा कि अब भारत को 11 साल बाद विपक्ष मिल गया, क्योंकि अब ये लोग जो असली भूमिका जो निभा रहे हैं, इससे जो है घरेलू मोर्चे पर नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, असदुद्दीन ओवैसी हो, शशि थरूर हो, या फिर प्रियंका चतुर्वेदी हो, ये लोग भारत के बाहर जो है अपनी भूमिका शानदार तरीके से निभा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये लोग भारत में जो अपने विरोधियों का भी दिल जीत रहे हैं। लेकिन इस बात को याद रखिए, ये लोग जब वापस भारत आएंगे और जब घरेलू मोर्चे पर लड़ाई शुरू होगी, असदुद्दीन ओवैसी जब लौटेंगे, तो उसके बाद वो वक्फ के मामले में वो जोरदार, उतने ही जोरदार तरीके जिस तरह से आज वो पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी जो है वक्फ को लेकर जो है मोदी सरकार से उतनी तेजी से टकराएंगे। इसी तरह से प्रियंका चतुर्वेदी आज भारत के लिए जिस तरह से भारत का पक्ष रख रही हैं प्रखर तरीके से, उसी तरह से जब वो वापस लौटेंगी तो मुंबई में अगर कुछ हो रहा है, मुंबई अगर पानी में, बारिश में डूब रही है, तो वो इस मुद्दे को भी प्रखरता से उठाएंगी। और क्योंकि वो अपने कई विरोधियों को अपना जो है अपना प्रशंसक बना चुकी हैं, तो उनकी बात में ज्यादा वजन होगा। जब वो कुछ बात कहेंगे तो उनके पीछे ज्यादा आपको ताकत दिखाई देगी। तो ये जो है, इसलिए मैंने कहा कि ये चुनौती जो है नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए बढ़ जाएगी, क्योंकि ये लोग अभी भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इसीलिए ये सरकार के साथ खड़े दिख रहे हैं, 1 और 1 11 दिख रहे हैं। लेकिन जब ये लौटेंगे तो सरकार पर भी उसी प्रखरता से, उसी जो है वेग के साथ सरकार पर प्रहार करेंगे, और तब जो है सरकार के लिए चुनौती होगा इनके हमलों को क्योंकि ये भारत का असली विपक्ष है। जब फिर से दोहरा रहा हूं, 11 साल बाद विपक्ष मिला भारत को, और जो भारत के हक की बात कर रहा है, भारत के पक्ष की बात कर रहा है। अब असदुद्दीन ओवैसी क्या वक्फ नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। अगर मोदी सरकार UCC लाने की कोशिश करेगी तो क्या उस पर नहीं ये पूरे वेग के साथ प्रहार करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो ये सब चीजें हैं जिस पर अब ये विपक्ष के नेता जो हैं भारत को रिप्रेजेंट करके लौटेंगे, तो इनकी विश्वसनीयता बड़ी होगी, इनकी जो क्रेडिबिलिटी है, इनके जो फेस वैल्यू है वो बड़ी होगी, और साथ साथ जो है इनकी भारत को लेकर जो इनकी जो निष्ठा है, भारत को लेकर जो इनकी भावना है, वो उसको लेकर भी इनकी जो पुरानी छवि थी वो
धुल जाएगी और ये नई छवि लेकर आएंगे और लोगों के दिलों के नजदीक ज्यादा होंगे। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के सामने एक मजबूत विपक्ष होगा और मजबूत विपक्ष होना डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है। मुझे तो लगता है कि नरेंद्र मोदी भी इस बात को पसंद करेंगे, क्योंकि अब तक उनको लगता था कि कमजोर विपक्ष है। लेकिन यहां पर एक बात मैं और कहूंगा, ये लोग जिन नेताओं के मैंने नाम लिए जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन जब ये नेता भारत की हक की बात कर रहे हैं, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भारत की बात मजबूती से रख रहे हैं, तब ठीक उसी समय कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, राहुल गांधी यहां बैठ करके दलित स्टूडेंट्स के बीच कह रहे हैं कि दलितों को ये नहीं मिला, दलितों को, जो उनका अपना एजेंडा है कि भारत को जातियों में बांटने का, वो उसी मुद्दे पर स्टूडेंट्स के बीच जाकर बात कर रहे हैं। खड़गे जी ने एक बार फिर से जो है ऑपरेशन सिंदूर को कह दिया है तो छोटा मोटा ऑपरेशन और छोटी मोटी लड़ाई, इस तरह के बयान। तो प्रमुख विपक्षी पार्टी, उसके नेता जो डेलीगेशन में, वो बड़ा शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन प्रमुख विपक्षी पार्टी के जो भारत में बैठे नेता हैं, वो ऐसे मौके पर भी जो बयान दे रहे हैं, वो मुझे लगता है कि वो विपक्ष को कितना पनपने देंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। बेहतर तो ये था कि ऐसे मौके पर राहुल गांधी और खड़गे जी, तमाम नेता जो हैं, इनको भी इस मौके पर जो है थोड़ा सा उनको अपना स्तर बढ़ाना चाहिए था। क्या शानदार होता कि अगर राहुल गांधी भी ऐसे मौके पर इस डेलीगेशन का हिस्सा होते। सवाल यह है कि सरकार ने नहीं बनाया, सर वो अलग बात है, लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी क्या एक क्रेडिबल चेहरा भी थे, क्योंकि राहुल गांधी विदेश में जाकर ये बोलते हैं भारत में सिखों को कड़ा नहीं पहनने दिया जाता, उन्हें गुरुद्वारे नहीं जाने दिया जाता। अब अगर आप जाके ये बोलेंगे तो फिर जो है आपको कोई सरकार अपना रिप्रेजेंटेटिव कैसे बना सकती है भारत सरकार। तो लेकिन अच्छा होता कि राहुल गांधी खुद से जो है वो ऐसा करते, खुद से वो कांग्रेस का डेलीगेशन लेके दूसरे देशों में जाते और वहां भारत की बात मजबूती से रखते, वहां पे सरकार के साथ खड़े दिखते, तो फिर राहुल गांधी भी एक मैच्योर विपक्ष के नेता के तौर पर वो जो है वो दिखाई देते। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं है, और दुर्भाग्य से चाहे उदित राज हो, राहुल गांधी हो, खड़गे जी हो या तारिक अनवर हो, कांग्रेस के तमाम नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वो जो है वो अच्छा संकेत नहीं है। इस तरह के बयानों से विपक्ष कमजोर होता है। तो अब देखना यह होगा कि ये जो विपक्ष के नेता भारत से बाहर जाकर कर रहे हैं, इनकी जो कमाई है, उस कमाई के ऊपर कांग्रेस कितना जो है वो जो नींव खड़ी कर आ रहे हैं, उस नींव के ऊपर ये कितनी इमारत बुलंद कर पाती है, कांग्रेस ये देखना होगा। क्योंकि फिलहाल तो ये हो रहा है कि जो ये लोग डेलीगेशन गया है, ये कमाई कर रहा है, लेकिन यहां पर कुछ नेता जो हैं उस कमाई को यहां लुटा रहे हैं। तो ऐसे में ये कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं है विपक्ष के लिए। मैं कह रहा हूं विपक्ष मजबूत हो और विपक्ष रियली भारत का विपक्ष हो, भारत के पक्ष में बात करने वाला विपक्ष हो, तो नरेंद्र मोदी के लिए, बीजेपी के लिए एक चुनौती होगी। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखना है ये डेलीगेशन की कमाई, ये डेलीगेशन जो नींव बनाकर आ रहा है, उस पर कांग्रेस को इमारत खड़ा कर पाती है, या फिर कांग्रेस जो है उस नींव को भी जो है वो गड्ढे में डाल करके सब बराबर कर देगी। ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।